अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 दोस्त आरव, समृद्धि, करण, नेहा और अंशिका अपनी छुट्टियों की योजना बना रहे थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने शिमला जाने का फैसला किया, जहां आरव के एक रिश्तेदार का पुराना बंगला था जो वर्षों से बंद पड़ा था। वो बंगला बहुत बड़ा है और पहाड़ों के बीच एकदम शांत जगह पर है, आरव ने कहा। वहां तो मस्ती ही मस्ती होगी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 दिन बाद वे सभी एक कार में बैठकर दिल्ली से शिमला की ओर रवाना हुए। पहाड़ों की वादियों, बादलों के बीच घिरे रास्ते और ठंडी हवाओं ने सभी को रोमांचित कर दिया। लेकिन जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, वातावरण में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बंगला जंगल के पास ऊंचाई पर स्थित था। लकड़ी का पुराना गेट, दीवारों पर उगी काई और जंग लगे ताले देखकर सभी थोड़े हिचकिचाए। काफी डरावना लग रहा है यार, अंशिका ने कहा। अरे तुम लोग डरपोक हो गए हो क्या? करण हंसते हुए बोला और ताले को चाबी से खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। बंगले के भीतर कदम रखते ही जैसे समय रुक गया। चारों ओर अंधेरा, पुरानी दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर जमी धूल की मोटी परत देखकर ऐसा लगा जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया हो। छत से लटकता पुराना झूमर हिल रहा था, जबकि कोई हवा भी नहीं थी। कहीं भूत वूत तो नहीं है यहाँ? समृद्धि ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तुम लोगों को ज्यादा हॉरर फिल्में देखने की आदत हो गई है, आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें भी चारों ओर कुछ तलाश रही थीं। आरव ने एक पुराना स्विच ऑन किया और झूमर की पीली लाइट जल उठी। उसकी रोशनी में वे सब ड्राइंग रूम का मुआयना करने लगे। भारी लकड़ी की अलमारियां, धूल भरे सोफे और एक कोने में पड़ा पुराना पियानो, सब कुछ जैसे किसी पुराने समय की कहानी सुना रहे थे। ये घर बहुत पुराना लग रहा है, करण ने कहा। हाँ, दादी बताया करती थीं कि ये बंगला आजादी से पहले का है, आरव ने उत्तर दिया। तभी एक जोर की आवाज हुई, जैसे कोई चीज ऊपर की मंजिल से नीचे गिरी हो। धड़ाम! सभी चौंक गए। किसने फेंका? अंशिका ने घबराकर पूछा। शायद कोई पुराना सामान गिरा होगा, आरव ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। सभी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगे। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम पर आवाज गूंजती थी। ऊपर का कमरा एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी तख्त टूटी हुई हालत में पड़ी थी। शायद इसी के गिरने की आवाज थी, करण ने कहा। लेकिन जैसे ही वे उस तख्त के पास पहुंचे, नेहा की नजर एक दीवार पर पड़ी। वहां किसी ने कोयले से लिखा था, यहाँ कोई नहीं बचा। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव ने जल्दी से लिखा हुआ मिटा दिया और कहा, शायद किसी मजाकिया नौकर ने किया होगा। चलो नीचे चलो। रात का समय हो चुका था। सबने अपना सामान कमरों में रखा और रसोई में जाकर कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन रसोई भी धूल और जाले से भरी थी। उन्होंने पास से लाया हुआ इंस्टेंट नूडल्स बनाया और खाने लगे। खाने के बाद सभी ने ड्राइंग रूम में बैठकर बात करना शुरू किया। यह बंगला अजीब है, अंशिका बोली। क्या तुम्हारी दादी ने कभी इसके बारे में कुछ बताया था? नेहा ने आरव से पूछा। आरव थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ, एक बार उन्होंने कहा था कि इस बंगले में उनके दादा दादी के जमाने में कुछ अजीब हुआ था। उनके एक रिश्तेदार की रहस्यमयी मौत यहीं हुई थी। वो ऊपर वाले कमरे में मृत मिले थे, लेकिन दादी कभी ज्यादा बताती नहीं थीं। एक पल को सन्नाटा छा गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियों की झिल्लियां कांप रही थीं और कभी कभी दरवाजा खुद ब खुद हिल जाता था। रात के 11 बज चुके थे। सभी ने अपने अपने कमरे चुने और सोने चले गए, लेकिन नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलती रहीं। तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। उसने उठकर खिड़की बंद की, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने से किसी के सांस लेने की धीमी आवाज सुनाई दी। कौन है? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया और उस ओर रोशनी डाली। कोना खाली था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उसे वही धीमी सांसों की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दौड़कर करण के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाने लगी। करण, दरवाजा खोलो, यहाँ कोई है। करण ने दरवाजा खोला और कहा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? नेहा ने सब कुछ बताया। करण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं देखता हूँ। दोनों नेहा के कमरे में गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ नहीं है यहाँ, शायद तुम्हें सपना आया होगा, करण ने समझाया। नेहा चुप रही, लेकिन उसका मन कह रहा था ये सपना नहीं था। उस रात कई कमरों में कुछ न कुछ अजीब हुआ। समृद्धि ने भी किसी के पैरों की आवाजें सुनी। अंशिका ने महसूस किया कि कोई उसकी रजाई खींच रहा था, लेकिन सुबह तक किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। सभी ने सोचा शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो बंगला अब धीरे धीरे अपने रहस्य खोलने वाला था। सुबह की ठंडी धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन बंगले के भीतर का माहौल अब भी भारी और रहस्यमयी था। पिछली रात की घटनाओं ने सभी को परेशान कर रखा था, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। आरव चाय बना रहा था जब करण ने पूछा, तूने रात को कुछ अजीब महसूस किया क्या? आरव ने सिर हिलाया, मैं तो जल्दी सो गया था। क्यों? करण ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछा। नेहा चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था।
अंशिका भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। समृद्धि ने माहौल को हल्का करने के लिए बोला, चलो आज शिमला घूमा जाए, मन भी बहल जाएगा और दिमाग भी थोड़ा शांत होगा। सबने हामी भरी और थोड़ी देर बाद पास के माल रोड, रिज और जाखू मंदिर घूमने निकल गए। बर्फ की हल्की परतें रास्ते को और खूबसूरत बना रही थीं। उन्होंने तस्वीरें लीं, स्नोफॉल का आनंद लिया और कुछ समय के लिए वे सभी डर भूल गए। शाम को वे वापस बंगले में लौटे। ठंड बढ़ चुकी थी और कोहरा गहराने लगा था। भीतर आकर सभी ने अलाव जलाया और गर्मा गर्म चाय पी। आरव, अंशिका ने धीरे से पूछा, क्या इस बंगले में कोई बेसमेंट या सीक्रेट रूम है? आरव थोड़ा चौंका, पता नहीं, दादी कभी कुछ बताती नहीं थीं। क्यों पूछ रही हो? कल रात मुझे सपना आया था, जैसे कोई मुझे नीचे बुला रहा हो, किसी अंधेरे तहखाने में, अंशिका ने कहा। सिर्फ सपना था या कुछ और? नेहा ने पूछा। सपना ही था शायद, लेकिन बहुत सच्चा लग रहा था। आरव ने सबको शांत करने की कोशिश की। देखो, ये एक पुराना बंगला है। लकड़ी की बनावट, पुरानी चीजें, सन्नाटा दिमाग पर असर डालता है। हमें बस इग्नोर करना चाहिए। रात को सोने से पहले सभी ने तय किया कि आज सब एक ही कमरे में सोएंगे। उन्होंने ड्राइंग रूम में गद्दे बिछा लिए और साथ सो गए। करीब आधी रात को समृद्धि की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। वह धीरे से उठी और किचन की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वो लौटने लगी, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे लगे पुराने आईने पर पड़ी। उस आईने में कुछ अजीब था। उसे अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि आईने में कोई और चेहरा झलक रहा था। एक औरत का चेहरा, उलझे बाल, लाल आंखें और पीली त्वचा। हे भगवान! समृद्धि के हाथ से पानी का गिलास गिर गया और वो चीख उठी। बाकी सभी भागते हुए नीचे आए। क्या हुआ? आरव ने पूछा। आईने में कोई था, समृद्धि कांपती हुई बोली। करण ने आईना देखा, वहां कुछ नहीं था, बस धूल और धुंधलापन। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, नेहा ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता थी। तभी अंशिका बोली, मैंने भी इस आईने को कल देखा था, मुझे भी कुछ अजीब लगा था। आईना खुद में कुछ छिपा रहा है। आरव ने पास रखे एक कपड़े से आईना साफ करने की कोशिश की। तभी आईने के किनारे एक छोटा सा गुप्त लॉक दिखाई दिया। सब चौंक गए। ये क्या है? करण ने धीरे से उसे घुमाया। क्लिक! एक धीमी सी आवाज हुई और आईने के पीछे की दीवार हल्के से हिली। दीवार पीछे हटने लगी और एक छोटा सा रास्ता खुल गया। ये तो सीक्रेट पैसेज है, आरव ने हैरानी से कहा। पांचों ने टॉर्च निकाली और उस संकरे रास्ते में प्रवेश किया। ये एक संकरी सुरंग थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुराने चित्र और कुछ अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। आखिर वे एक छोटे कमरे में पहुंचे जहां एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। उसके चारों ओर लाल धागे और राख की रेखाएं बनी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे बंद करने के लिए कोई तांत्रिक विधि की हो। ये क्या है? नेहा ने पूछा। शायद यही उस रहस्य की कुंजी है, आरव ने धीरे से कहा। करण ने संदूक का ढक्कन उठाया। ची की आवाज के साथ वो खुला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई गुड़िया और एक महिला की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रखी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने फोटो उठाई, अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, हवा तेज चलने लगी और सभी की सांसें थम गईं। तभी एक महिला की आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अंधेरा घना हो गया, टॉर्च बंद हो गई और वे सब उस तहखाने में फंस चुके थे। तहखाने में सन्नाटा गहराता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी बुझ चुकी थी और दीवारें अजीब सी धड़कन जैसी ध्वनि पैदा कर रही थीं, जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। सभी एक दूसरे के हाथ कसकर थामे खड़े थे। उस औरत की गूंजती हुई आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आरव, ये सब क्या हो रहा है? अंशिका की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बंगला, ये तहखाना, ये सब कुछ बहुत अलग है, ये सामान्य नहीं है, आरव ने धीमे स्वर में कहा। तभी अचानक फर्श के एक कोने में से हल्की सी नीली रोशनी चमकी। सबने उधर देखा। वहां एक प्राचीन लकड़ी की किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने हवा के बिना ही पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस किताब को पढ़ रही हो। करण धीरे से आगे बढ़ा और किताब उठाई। किताब बेहद भारी थी। उसकी जिल्द पर संस्कृत और तांत्रिक प्रतीक खुदे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, तामसी आत्मा की शांति तभी संभव है जब उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। तामसी आत्मा? नेहा ने फुसफुसाया। आरव ने किताब के अगले कुछ पन्ने पलटे। उसमें एक कहानी थी। 1832 में इस बंगले में एक रानी ठहरी थीं, रानी वसुधा देवी। वो बेहद विदुषी, परंतु गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त थीं। उन्हें अमरता का मोह था। उन्होंने कई साधनाएं की, लेकिन अंत में एक रात वे अचानक गायब हो गईं। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी इस बंगले में बंद है। उन्होंने किसी मासूम की बलि दी थी और उसी रात आत्मा बंधी रह गई इसी तहखाने में। इसका मतलब समृद्धि की आंखें फटी रह गईं। यहाँ जो आत्मा है वो वही रानी वसुधा की है। शायद, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अंशिका ने घबराकर कहा। लेकिन तभी हवा और ठंडी हो गई। संदूक अपने आप हिलने लगा। उस पुरानी फोटो में जिस औरत की तस्वीर थी, वो अब किताब के अंतिम पन्ने पर जिंदा चेहरे की तरह उभरने लगी। उसकी आंखें खुल गई थीं और फिर एक बार फिर वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी तस्वीर क्यों छुई?
मेरा समय अभी समाप्त नहीं हुआ। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा गहरा हो गया। तभी गुड़िया की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और उसके मुंह से हंसी की एक डरावनी ध्वनि सुनाई दी। अब कोई नहीं बचेगा। आरव ने झटपट किताब उठाई और उसके अंतिम पृष्ठों को पढ़ना शुरू किया। वहां एक मंत्र लिखा था, ओम काल रूपाय नमः मुक्ति रूपेण स्वाहा। हमें ये मंत्र पढ़ना होगा, आरव चिल्लाया, लेकिन जोर से, सब एक साथ। उसने कहा। सभी ने मिलकर मंत्र दोहराया, ओम काल रूपाय नमः मुक्ति रूपेण स्वाहा, ओम काल रूपाय नमः मुक्ति रूपेण स्वाहा। हर बार जैसे जैसे मंत्र दोहराया गया, तहखाने की दीवारें कांपने लगीं और एक नीली ज्वाला संदूक के चारों ओर उठने लगी। तभी किताब से एक प्रकाश निकला और संदूक में समा गया। एक झटके से सब शांत हो गया। अंधकार छंटने लगा। दरवाजा खुल गया। टॉर्च की रोशनी लौट आई। क्या वो आत्मा चली गई? करण ने धीमे से पूछा। शायद अभी के लिए हाँ, आरव ने थककर जवाब दिया, लेकिन ये बंगला अब पहले जैसा नहीं है। वे सभी तहखाने से बाहर निकल आए। सबके चेहरे पर थकावट, डर और एक अदृश्य बोझ था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस गुड़िया के होंठ अब भी हिल रहे थे, बहुत धीमे से। मैं लौटूंगी। तहखाने से बाहर निकलते समय सभी को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, किताब बंद की, आत्मा को मुक्त किया। कम से कम उन्हें यही विश्वास था। लेकिन बंगले की दीवारों ने अब भी रहस्य समेटे रखे थे और अंधेरे की परतें अभी पूरी तरह हटी नहीं थीं। अगली सुबह बर्फ गिर रही थी। बाहर का मौसम बेहद ठंडा और धुंध से भरा हुआ था। बंगले के भीतर हीटर जल रहा था, लेकिन दिल अब भी ठंडे और भारी थे। नेहा चुपचाप बालकनी में बैठी थी, हाथ में वो काली किताब थामे। क्या सब सच में खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। तभी हवा में एक धीमी सी सरसराहट हुई और किताब का अंतिम पृष्ठ अपने आप पलट गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे मरा समझा वो अक्सर छिपकर ताकता रहता है। नेहा ने घबराकर किताब बंद कर दी और बाकी सभी को बुलाया। आरव, करण, अंशिका और समृद्धि सभी आ पहुंचे। नेहा ने डरते हुए वो पंक्ति सुनाई। तो क्या आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई? समृद्धि ने पूछा। या शायद हम कुछ अधूरा छोड़ आए हैं? आरव ने गंभीर स्वर में कहा। करण ने सुझाव दिया, हमें फिर से तहखाने में जाकर देखना चाहिए, कुछ तो रह गया है। अंशिका डर गई। नहीं, हम दोबारा वहां नहीं जा सकते। कल रात की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। लेकिन आरव ने कहा, डर से भागने से कुछ नहीं होगा। अगर हम इस बंगले में और 2 दिन भी रहना चाहते हैं तो हमें सब कुछ साफ करना होगा। वापसी तहखाने में वे सब फिर से उसी सुरंग से होकर तहखाने पहुंचे। इस बार सबके हाथ में टॉर्च, कुछ हवन सामग्री और वो तांत्रिक किताब थी। संदूक अब भी वैसा ही था, लेकिन गुड़िया गायब थी। ये कैसे हो सकता है? नेहा की सांसें थम गईं। आरव ने किताब फिर से खोली और एक नई परत खुली, एक छिपा हुआ पृष्ठ। उसमें एक नक्शा बना था बंगले के पिछले हिस्से का और उसमें दर्शाया गया था एक तांत्रिक यज्ञ स्थल। यहाँ शायद रानी वसुधा ने अपनी आत्मा को बांधा था। आरव ने कहा। तो हमें वहां जाना होगा, करण ने तय किया। बंगले के पिछले हिस्से में बर्फ को हटाकर जैसे ही वे पीछे गए, उन्हें एक टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियां मिलीं जो नीचे एक गुप्त गुफा की ओर जाती थीं।